नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। कहा, उत्तर प्रदेश निवेश के लिए देश के सबसे आकर्षक राज्य के रूप में तेजी से उभर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, नई पीढ़ी का कौशल विकास आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय आवश्यकता और आधार है। देश में अब तक 39 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.28% हुई। सरकार ने मजबूत स्वास्थ्य अवसंरचना और कोविड के नैदानिक प्रबंधन के लिए प्रभावी अग्रिम तैयारी सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कल गुजरात में रेलवे की कई प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन की शुरुआत की। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लोगों की राय जानने के लिए नए ड्रोन नियम 2021 जारी किए और उज्बेकिस्तान में ताशकंद संपर्क सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से मुलाकात की। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में चहुंमुखी विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य ने कोविड महामारी पर नियंत्रण पाने में प्रशंसनीय और अनुकरणीय कार्य किया है। बीते कुछ महीने हम सभी के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह संभाला, कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कोरोना नमूनों की जांच और कोविड रोधी टीकाकरण दोनों में अग्रणी है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान के माध्यम से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, नौजवान सभी को सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। हर जिले में बच्चों के लिए विशेष ऑक्सीजन और आईसीयू जैसी सुविधाएं निर्मित करने का जो बीड़ा यूपी सरकार ने उठाया है, वो भी सराहनीय है। स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण के लिए हाल में केंद्र सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया है। इसका भी बहुत बड़ा लाभ यूपी को होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे पहले केंद्र सरकार की कल्याण योजनाएं उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकारों में इच्छा शक्ति की कमी के कारण लागू नहीं की जाती थीं। श्री मोदी ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने बताया कि 2017 के बाद यहां मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 4 गुना वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 550 ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इनमें से 14 संयंत्रों का आज वाराणसी में उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है और इससे उत्तर प्रदेश को बहुत लाभ होगा। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में काशी मेडिकल हब बन गया है।
श्री मोदी ने कहा कि काशी में सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं और लोगों को इलाज के लिए अन्य जगहों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 साल के दौरान काशी ने रेल, स्वास्थ्य, पानी, सीवरेज, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में तेजी से विकास किया है। उन्होंने कहा कि गंगा और काशी में साफ सफाई हम सबकी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश उद्योगों में निवेश के लिए सबसे आकर्षक राज्य बन गया है और लोगों को कारोबार शुरू करने के लिए सरकार हर संभव सहायता दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि के क्षेत्र में कई परियोजनाएं और कल्याण योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिससे किसानों की स्थिति बेहतर हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के विकास के लिए सभी संभव उपाय कर रहे हैं और सभी क्षेत्रों में पूरी तरह बदलाव दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि अब राज्य में कानून का शासन है और गुंडागर्दी तथा माफिया राज बीते समय की बात हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो गया है और भाई भतीजावाद के लिए भी अब कोई स्थान नहीं रह गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 1583 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। काशी के विकास से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला। बनारस के विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ महादेव के आशीर्वाद और बनारस की जनता के प्रयास से ही जारी है। मुश्किल समय में भी काशी ने दिखा दिया है कि वो रुकती नहीं है, वो थकती नहीं है। प्रधानमंत्री ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 100 बिस्तरों वाली मातृ शिशु चिकित्सा शाखा, गुदौलिया में बहुस्तरीय पार्किंग, गंगा नदी पर पर्यटन के विकास के लिए रो वेसल्स, वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर 3 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 839 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान में कौशल तथा तकनीकी सहायता केंद्र, जल जीवन मिशन के तहत 143 ग्रामीण परियोजनाएं और करखिया में आम तथा सब्जी के एकीकृत पैकेजिंग हाउस का निर्माण शामिल है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का भी उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका निर्माण जापान की सहायता से किया गया है। रुद्राक्ष नाम के इस कन्वेंशन सेंटर में अद्भुत और प्राचीन शहर काशी की झलक दिखाई देती है। इस सेंटर में 108 रुद्राक्ष चित्रित किए गए हैं। परियोजना की छत शिवलिंग के आकार की है। रात में पूरी इमारत LED लाइटों से अद्भुत छटा बिखेरेगी। 2.87 हेक्टेयर भूमि पर सिगरा क्षेत्र में बने 2 मंजिला इस भव्य निर्माण में एक बार में 1200 लोगों के बैठने की क्षमता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, संगीत समारोहों सहित अन्य आयोजन के लिए आदर्श है। यहाँ गैलरी को वाराणसी की कला, संस्कृति और संगीत को उकेरने वाले भित्ति चित्रों से सजाया गया है। रुद्राक्ष के मुख्य हाल को आवश्यकता पड़ने पर छोटा किया जा सकता है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कौशल विकास देश की आवश्यकता और आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री विश्व युवा कौशल दिवस और कौशल भारत अभियान की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर युवाओं को संबोधित कर रहे थे। इस वैश्विक महामारी की चुनौतियों ने वर्ल्ड यूथ स्किल डे की अहमियत को कई गुना बढ़ा दिया है। एक और बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि हम इस समय अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं। 21वीं सदी में पैदा हुए आज के युवा भारत की विकास यात्रा को आजादी के 100 वर्ष तक आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए नई पीढ़ी के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय जरूरत है, आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा आधार है। प्रधानमंत्री ने पिछले 6 वर्षों में बने नए संस्थानों को सशक्त बनाकर कौशल भारत अभियान को गति देने की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण घटनाक्रमों से अवगत कराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए।
संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के विभिन्न भागों में कोविड के नियमों के उल्लंघन के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे जन स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दें। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि कोविड संक्रमण रोकने और उचित प्रबंधन के लिए 5 बातों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। इनमें जांच, निगरानी, उपचार, टीकाकरण और कोविड नियमों का अनुपालन शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज चरण 2 के तहत की जा रही तैयारियों की आज समीक्षा की। समीक्षा बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 1 जुलाई से अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए 23,123 करोड़ रुपए की इस योजना को मंजूरी दी है। एक रिपोर्ट। इस पैकेज का उद्देश्य स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे पर प्रमुखता से ध्यान देने के साथ साथ रोग का शीघ्रता से पता लगाना है। इसके अलावा देश के सभी 736 जिलों में समर्पित शिशु चिकित्सा देखभाल इकाई स्थापित करना है। समीक्षा बैठक के दौरान इस बात का जिक्र किया गया कि कारगर कोविड प्रबंधन के लिए दवाइयों की खरीद इस पैकेज का एक अनिवार्य हिस्सा है। बैठक के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड प्रबंधन के अलग अलग पहलुओं पर नीतियों और दिशा निर्देशों की जानकारी दी ताकि उन्हें कोविड से कारगर तरीके से निपटने में मदद मिल सके। कोविड के प्रभावी प्रबंधन के लिए टीकों की खरीद पर भी जोर दिया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में अब तक 39 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 34,97,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.28% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा रोगी स्वस्थ हुए। अब तक 3 करोड़ 1 लाख से ज्यादा लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड के 41,806 नए मरीजों की पुष्टि हुई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि मुंबई लोक रेलगाड़ियों को बहाल करने का निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा कल मिले सुझाव के आधार पर काम करेगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मुंबई लोकल ट्रेन में यात्रा की अनुमति देने की बढ़ती मांग के बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आज कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम और टास्क फोर्स इस पर अपना सुझाव देंगे और सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। राज्य में अनलॉक को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस समय राज्य के सभी जिले लेवल 3 में है। उन्होंने कहा कि राज्य का 92% केस 10 जिलों में है, जबकि शेष 8% केस 26 जिलों में फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि हालांकि राज्य में कोविड का प्रकोप कम हो गया है, लेकिन दैनिक मामलों की संख्या पूरी तरह से कम नहीं हुई है, जो चिंता का विषय है। टीकाकरण पर टोपे ने कहा कि राज्य की क्षमता प्रतिदिन 10 से 15 लाख लोगों को टीका लगाने की है, लेकिन अभी तक वैक्सीन की खुराक की कमी के कारण एक दिन में केवल 3 से 4 लाख लोगों को ही टीका लगाया जा रहा है। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। पुदुचेरी में तेज बुखार के कारण 21 बच्चों को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। पुदुचेरी में हालांकि कोविड संक्रमण के मामलों में कमी आई है, लेकिन 21 बच्चों को आज पुदुचेरी में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 12 बच्चे 1 से 5 वर्ष उम्र के हैं। 16 बच्चे कोविड संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 5 नवजात शिशु हैं। इन 5 बच्चों की जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। पुदुचेरी के स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर मोहन कुमार ने बताया, कुल 21 मामले आए हैं, जिनमें से 12 1 से 5 वर्ष आयु वर्ग के हैं और 4 केस 5 वर्ष उम्र से ऊपर के हैं, जो कोविड संक्रमित
मां से संक्रमित नवजात शिशु हैं। उन्हें तेज बुखार आने के कारण भर्ती कराया गया है, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। डॉक्टर मोहन कुमार ने तीसरी लहर की संभावना से इनकार किया है, लेकिन ये भी कहा है कि अभी दूसरी लहर समाप्त नहीं हुई है। हम सभी लोगों को कोविड महामारी की रोकथाम के लिए सभी एहतियाती उपाय अपनाने चाहिए। पुदुचेरी से आर चिदम्बरनाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नईम अख्तर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मुख्य के तीसरे और चौथे सत्र के बीच 4 माह का अंतराल रखने की सलाह दी है। एक ट्वीट में श्री प्रधान ने कहा कि ये छात्र समुदाय की ओर से विशेष अनुरोध के मद्देनजर किया गया है ताकि वे अधिकतम उपलब्धि हासिल कर सकें। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। कहा, उत्तर प्रदेश निवेश के लिए देश के सबसे आकर्षक राज्य के रूप में तेजी से उभर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, नई पीढ़ी का कौशल विकास आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय आवश्यकता और आधार है। देश में अब तक 39 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.28% हुई। सरकार ने मजबूत स्वास्थ्य अवसंरचना और कोविड के नैदानिक प्रबंधन के लिए प्रभावी अग्रिम तैयारी सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कल गुजरात में रेलवे की कई प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन की शुरुआत की। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लोगों की राय जानने के लिए नए ड्रोन नियम 2021 जारी किए और उज्बेकिस्तान में ताशकंद संपर्क सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से मुलाकात की। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में रेलवे की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें नवनिर्मित गांधीनगर रेलवे स्टेशन, गेज परिवर्तित और विद्युतीकृत मेहसाणा वरेठा रेल लाइन और नव विद्युतीकृत सुरेंद्रनगर पिपावाव खंड शामिल हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुजरात में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुल 7 प्रोजेक्ट लोगों को समर्पित करेंगे। इनमें राज्य की राजधानी गांधीनगर में नया आधुनिक रेलवे स्टेशन और एक 5 सितारा होटल शामिल है। प्रधानमंत्री वाराणसी और अपने गृहनगर वडनगर को जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन और नई ट्रेन का भी शुभारंभ करेंगे। वे अहमदाबाद के गुजरात साइंस सिटी में 3 नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। 264 करोड़ रुपए के खर्च से बनी एक्वाटिक गैलरी में 68 टैंक, शार्क और समुद्री जीवों सहित 188 प्रजाति की 11,600 मछलियों के साथ 28 मीटर की पानी के अंदर की टनल भी शामिल है। 127 करोड़ रुपए के खर्च से बनी रोबोटिक गैलरी में कृषि, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष, सुरक्षा सहित 79 प्रकार के 200 से अधिक रोबोट है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इसे आईआईटी कानपुर के सहयोग से रक्षा मंत्रालय ने विकसित किया है। ये सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अपनी किस्म की पहली प्रणाली है। इसके जरिए 2 बार की गई एक ही तरह की शिकायतों या स्पैम संदेश को आसानी से पहचाना जा सकता है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अद्यतन ड्रोन नियमावली 2021 को लोगों के सुझाव के लिए जारी किया है। विश्वास, स्वप्रमाणन और गैर हस्तक्षेप निगरानी के आधार पर बनी ये नियमावली मानव रहित हवाई प्रणाली नियमावली 2021 का स्थान लेगी। इस बारे में लोग अपनी राय अगले महीने की 5 तारीख तक दे सकते हैं। मसौदा ड्रोन नियमावली 2021 की मुख्य बातों में डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम मानव इंटरफेस शामिल होगा। अनुमति नहीं तो उड़ान नहीं, रियल टाइम ट्रैकिंग संकेत, दीप, जियो फेसिंग जैसी सुरक्षा सुविधाओं को भविष्य में अधिसूचित किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी मुआवजे के रूप में लगातार ऋण सुविधा के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आज 75,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि वास्तविक उपकर संग्रह से हर 2 महीने में जारी किए जाने वाले सामान्य जीएसटी मुआवजे के अतिरिक्त हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज कहा कि सरकार की किसान हितैषी नीतियों, किसान के अथक परिश्रम और वैज्ञानिकों के शोध के परिणाम स्वरूप 2020-21 की अवधि में देश में बागबानी उत्पादन अब तक का सबसे अधिक 32,98,60,000 टन तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि 2019-20 की तुलना में ये 93,90,000 टन अधिक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज उज्बेकिस्तान में ताशकंद कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस से अलग अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से मुलाकात की। उन्होंने अफगानिस्तान और आसपास के क्षेत्र में मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने दोहराया कि भारत अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और विकास के लिए सहयोग जारी रखेगा। श्री जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमेन से भी मुलाकात की। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों में प्रगति और संपर्क से जुड़े रहने की समीक्षा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। आकाशवाणी समाचार की ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मुक्केबाज मनीष कौशिक की। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। मैं मनीष कौशिक, इंडियन बॉक्सर। मैं 63 किलो में भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ओलंपिक्स में। 2008 से शुरू हुआ मनीष कौशिक का बॉक्सिंग करियर कई उपलब्धियों से भरा रहा है। पहली नेशनल में 2009 में खेला था, वहाँ पर मैंने मेडल जीता और फिर 2018 में कॉमनवेल्थ खेला, उसमें मुझे सिल्वर मेडल आया और इससे मेरा आर्मी में प्रमोशन हुआ और मैं आर्मी में सूबेदार के पद पे हूँ। साल दर साल मनीष का प्रदर्शन बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है। 2019 में नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में उन्होंने रजत और उसी साल विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। 2020 में शानदार खेल उपलब्धियों के लिए मनीष को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस साल स्पेन में हुए बॉक्सम इंटरनेशनल चैंपियनशिप में मनीष ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक में हिस्सा लेना और देश के लिए बेहतर प्रदर्शन करना मनीष का सपना भी है और लक्ष्य भी। हमारा तिरंगा ऊपर जा रहा है सब और देशों से और हमारा राष्ट्रीय गान है बज रहा है और उसको सुन के काफी अच्छा लगता है और काफी प्राउड फील होता है कि ये ऐसा बार बार मौका मिले। जो अगर खिलाड़ी ओलंपिक नहीं खेला तो उसका जीवन अधूरा है। मनीष की तैयारियां अंतिम चरण में है और उनको पूरा भरोसा है कि इस बार वो देश के लिए स्वर्णिम सफलता हासिल करेंगे। सभी से निवेदन करता हूं कि हमारे लिए दुआएं कीजिए। हम तो ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और अपना 100% देंगे और जीतेंगे ओलंपिक। बेहतर तकनीक और बुलंद हौसले के साथ मनीष टोक्यो में नया कारनामा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत देश भर से शुभकामना संदेश आ रहे हैं। मुक्केबाजी में विकास कृष्ण पदक के बड़े दावेदार हैं। विकास के पिता कृष्ण कुमार ने आकाशवाणी समाचार के माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं दी।
सभी भारतवासियों को, हमें भी, सभी गांव वालों को, सभी कोचेज को, जो भी इसके कोच हैं, सभी को आशा है कि विकास ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए। और हमें पूरे परिवार को, हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं, विकास बहुत इंटेलिजेंट है और शार्प माइंडेड है। वो गेम को जैसे को वैसे देता है। ओलंपिक में अब की बार विकास गोल्ड मेडल लाएगा और भारत का नाम रोशन करेगा। बेटे विकास को शुभकामनाएं। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सौरभ चौधरी टोक्यो में नया अध्याय लिखने को तैयार हैं। सौरभ के भाई नितिन चौधरी ने उन्हें ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। सौरभ की तैयारी काफी अच्छी चल रही है। सभी को उम्मीद है, हमारे गांव को, जिले को, देश को, कि मेडल कलर चाहे कोई भी हो, लेकिन मेडल की उम्मीद सभी को है कि मेडल लेके ही आएंगे वहां से। हमारी बेस्ट विशेष है। उसके साथ सभी लोग बधाइयां भी दे रहे हैं और सभी आशा भी कर रहे हैं कि वहां से अच्छा ही मेडल लेके आए। आकाशवाणी समाचार द्वारा शुरू की गई ओलंपिक क्विज आकाशवाणी के साथ में देश के कोने कोने से श्रोता हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रोताओं ने ईमेल के जरिए हमें जवाब भेजा है। कल के सवाल का सबसे पहले सही जवाब भेजा है केरल के इडुक्की की जोमोल जोस ने। वो बनते हैं हमारी क्विज की विजेता। जोमोल को आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जोमोल ने इस अवसर को बेहद खास बताते हुए ओलंपिक में हिस्सा ले रहे भारतीय दल को शुभकामनाएं भी दी। I'm very happy to be a winner of Olympics quiz. I am an active listener of AR Sports Scan program. Through this program and Olympics quiz, people get more information about Indian athletes and our prestigious sports history. There are only few days left to Tokyo Olympics. I believe our team will perform very well. Let me convey my wishes in my mother tongue, Malayalam. Indian teamine 1000 ആശംസകൾ. Cheer for India. लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.48% की वृद्धि से 255 अंक बढ़कर 53,159 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.44% की बढ़त से 70 अंकों की वृद्धि दर्ज करता हुआ 15,924 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 4 पैसे की बढ़त से 74 रुपये 55 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $73.60 प्रति बैरल के करीब था। अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। मुंबई में भी सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश हो सकती है। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। दोपहर बाद या शाम को हल्के बादल घिर सकते हैं। जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश और आंधी आ सकती है। लेह में भी कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं। गिलगित में आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में गरज के साथ बारिश हो सकती है। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। इम्फाल में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश हो सकती है। शिलांग में भी आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश की संभावना है। आइजोल में भी आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश के आसार हैं। कोहिमा में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश हो सकती है। ईटानगर में बादल छाए रहेंगे और तेज वर्षा हो सकती है। गंगटोक में गरज के साथ बारिश हो सकती है। पणजी में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। कहा, उत्तर प्रदेश निवेश के लिए देश के सबसे आकर्षक राज्य के रूप में तेजी से उभर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, नई पीढ़ी का कौशल विकास आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय आवश्यकता और आधार है। देश में अब तक 39 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.28% हुई।
सरकार ने मजबूत स्वास्थ्य अवसंरचना और कोविड के नैदानिक प्रबंधन के लिए प्रभावी अग्रिम तैयारी सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कल गुजरात में रेलवे की कई प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन की शुरुआत की। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लोगों की राय जानने के लिए नए ड्रोन नियम 2021 जारी किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।